आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। साथियों, हमने ये जो सीरीज रखी थी हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती की, इसको 14 अप्रैल से हमने शुरू किया था। 11 अप्रैल से शुरू किया था। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता फूले की जन्मदिन पड़ता है। 14 को बाबा साहब का, 16 को चक्रवर्ती सम्राट, और फिर बाद में संत कबीर और छत्रपति साहू जी की जयंती आ रही थी। तो हमने सभी महापुरुषों को एक सीरीज के रूप में उसको दिया ताकि हम उनके जन्म दिवस को न भूलें। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही हमने जो नया संगठन बनाया है, आईना के बारे में भी लोगों को बताने के लिए हमने एक ये अवसर निकाला। उसमें हमने जो विषय रखा कि भाई ये नागवंशी पहचान ये क्या है, कैसे है, बाबा साहब का इस पे क्या मंतव्य है। क्योंकि हमारे मैनिसिपेटर बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ करके गए हैं, और नागवंश पहचान के लिए भी उन्होंने अपने साहित्यों में रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया, उसमें बहुत सारा वर्णन किया है। और उन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया था तो उन्होंने नागपुर को क्यों चुना, इसके बारे में भी उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि नागपुर नागवंशियों की भूमि है, यहाँ नाग नदी बहती है, इसलिए मैंने नागपुर को इस कार्य के लिए चुना है। ताकि उनका ये मानना था कि जो काम मैं कर पाया वो तो कर चुका हूँ, मैं अगर ये रेफरेंस छोड़ देता हूँ तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज का नोटिस लेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। अपने पुरखों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जैसे जैसे उनकी योग्यता, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ता जाएगा, उस पर रिसर्च करेंगे और अपनी जो हमारी जो संपन्न विरासत थी इस देश में, उसके बारे में आगे सोच विचार करके उस लाइन पे काम करेंगे ताकि हम अपनी खोई हुई संस्कृति को पुनर्स्थापित कर सकें। जो हमारी जो संस्कृति थी सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के जब तक पुष्यपुत्र शुंग द्वारा इसका काउंटर तथागत के आंदोलन को, तथागत की क्रांति को काउंटर न किया गया, तब तक हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर बौद्ध सभ्यता तक ये एक ही सभ्यता थी और वो थी नागवंश की सभ्यता। साथियों, ये चीज हमारे सब दफन कर दिया गया था इतिहास में, सब कुछ हमारे विरोधियों ने काउंटर करके इसको दफन कर दिया गया था। वो हमें उन अंग्रेज अफसरों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने 1920 में धरती को चीर कर हमारी सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया के सामने रखा। हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग ने इस चीज को खुदाई करके हमारी सभ्यता को दुनिया के सामने रखा, और उस सभ्यता में, उस खोज में जो कुछ भी लिपि मिली, जो कुछ भी स्तंभ मिले, अशोक स्तंभ मिले, उसमें पाली भाषा में लिखा हुआ था। वो सब उसको पढ़ने के लिए हमारे लोग, उस समय हमारे लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं थी। तो प्रिंसेप दूसरे अंग्रेज अफसर प्रिंसेप ने, वो उसके विशेषज्ञ थे, भाषा विशेषज्ञ थे, उन्होंने पाली भाषा को समझाया लोगों को कि क्या लिखा हुआ है इसमें। इस तरह से इन दो अंग्रेज अफसरों ने हमारी संस्कृति को हमारे पूरी दुनिया के सामने उजागर किया, जिससे मजबूर होकर के 1949 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करनी पड़ी भारत सरकार को। तब से लगातार ये कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे लोगों का जो अटेंशन उधर होना चाहिए था वो हमारे लोगों ने नहीं दिया। हमारे बहुत सारे संगठन हैं, इसमें काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन कर रहे हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है राष्ट्रपिता फूले ने सत्य शोधक समाज के द्वारा इस लाइन में काम किया था। उन्होंने
अपने अपने सिस्टम डेवलप किए थे। हमारी जो मूल सिस्टम है, हमारे जो गैर ब्राह्मण परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसको डेवलप करने की कोशिश की, लोगों के सामने रखा। लेकिन उस समय आजकल की तरह सूचना तंत्र का अभाव था, वो उसको ज्यादा प्रचारित और प्रसारित नहीं कर पाए और नेटवर्क नहीं बन पाया था, तो पूना और महाराष्ट्र के इर्द गिर्द तक ही वो सीमित रह गया था, उसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था साथियों। उसके बाद अर्जक संघ ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अर्जक संघ ने 1968 में इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के लिए एक पहल शुरू की थी। अर्जक संघ आज भी जिंदा है, काम करता है, लेकिन उनका नेटवर्क जो है इतना लुंज पुंज है, बहुत अच्छी उनकी इंटेंशन होने के बाद भी, बहुत अच्छा उनका ऑब्जेक्ट होने के बाद भी उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। जितने अर्जक संघ के जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग उसका भरपूर पालन करते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरे को वो नहीं करा पाते हैं। इसलिए हमने ऐसा अनुभव किया कि इसी तरह हमारे बौद्धिस्ट संगठन भी हैं, 3-4 जो भी हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है, वो भी अपने अपनी छोटी कैपेसिटी में कर रहे हैं। उनका नेटवर्क भी इतना सशक्त नहीं बन पाया है कि इस चीज का व्यापक रूप से हमारे सांस्कृतिक सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध संस्कृति का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो। तो साथियों, हमने ये चिंतन मनन किया कि हमारे लोगों के पास विचार हैं, विचारधारा है, हमारी परंपरा रही है, उसको एक तो हमें उजागर करना है, क्योंकि दुश्मनों ने उसको टोटली किसी भी तरह से छुपा दिया था। लिखने पढ़ने का अधिकार हमारे पास नहीं था, उन्हीं के पास था, उन्होंने जो लिखा वही मान गए हम। ये पीरियड टोटली सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर तथागत की क्रांति तक का जो पीरियड है, उन्होंने उसको टोटली ब्लैंक में रखा हुआ है, उसको लोगों को पता न चलने पाए। तो अब हमारा कर्तव्य है, अगर हम कुछ इस काबिल सक्षम हो चुके हैं, हमारा कर्तव्य है उसको उजागर करें, अपने नए इतिहास का लेखन करें और अपनी परंपरा को जागृत करने के लिए, पुनर्स्थापित करने हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और हमें इस देश की जो व्यवस्था है, जो संरचना है, जो सामाजिक, उसमें उसको क्रांति के माध्यम से हम उसको बदलाव करना चाहते हैं साथियों। इसलिए ये आईना संगठन का निर्माण किया गया है और आज की डेट में जो हमारे म्युनिसिपेटर ने इस बारे में जो कुछ भी अपना डायरेक्शन दिया है, उसके बारे में चर्चा करनी है। और उसके अतिरिक्त भी हमारे हिस्टोरियन लोग हैं, हम देश के कोने कोने में जाके अपने जितने भी हिस्टोरियन लोग हैं, इस चीज के ज्ञाता लोग हैं, उनसे हम इस चीज को उजागर कर रहे हैं, उनसे निकाल रहे हैं, ताकि पूरे देश में जायजा लेने के बाद हम उसका एक व्यापक रूप से एक रिसर्च सेंटर के रूप में उसको ऑपरेट करेंगे। और आईना 2 तरह से काम करेगा, एक तो रिसर्च अपना काम करेगी, दूसरा हम संगठन निर्माण का काम करेंगे। हमें काफी हमारे साथियों को जो भी इसके शुरुआत में जुड़े हुए हैं, संगठनात्मक काम का काफी लंबा अनुभव रहा है। उस संगठनात्मक अनुभव को हम लागू करके पूरे देश में संगठन का नेटवर्क तैयार करेंगे और उस नेटवर्क के माध्यम से हम जो करना चाहते हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव करना चाहते हैं, वो गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाएंगे। तब हमारा ये बात, हमारे लोग ये मानते कि राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं है और ये हमारा प्रॉब्लम का कारण है कि हम उधर पढ़ नहीं पा रहे, हमको जिधर जाना चाहिए उधर हम जा नहीं पा रहे। लेकिन बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, सत्ता 4 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल पावर 4 तरह के होते हैं, पावर 4 तरह के होते हैं। उसमें 1 इज पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता, एक राजनीतिक सत्ता है। दूसरी जो सत्ता है उसको बोलते हैं आर्थिक सत्ता, इकोनॉमिकल पावर। जैसे हम नाम नहीं है कि बहुत से जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, सब एक ऐसे कॉमन नाम है जो आर्थिक सत्ता के प्रतीक है। वो उसके अपनी सत्ता है। उसके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ये बनना नहीं चाहते, और ना वो MLA MP भी नहीं बनना चाहते, उसकी अपनी सत्ता। दूसरी एक सत्ता है धार्मिक सत्ता। 800
मात्र 800 फादर लोग रहते और एक वेटिकन सिटी है, एक कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री तो वर्ल्ड, और धार्मिक सत्ता है, हम पूरी दुनिया कंट्रोल करते। कि दुनिया में सबसे एक तो ईसाई है और ईसाइयों का विभिन्न रूप से मोटा मोटी पूरे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा है, वो चाहते। और चौथी जो सत्ता है वो है सामाजिक सत्ता, जिसे फुले साहब सबका नाम आता है, दयानंद सरस्वती। तो ये आर्थिक सामाजिक सत्ता के जो लोग हैं वो समाज को इकट्ठा करते हैं, उससे उसकी सत्ता बनती, ताकत बनती लोगों को इकट्ठा करके। और ये काम बहुत आसान लगता है, ये काम हमारे लिए बहुत आसान लगता है कि हमारे पास धार्मिक सत्ता है नहीं, हमारे पास आर्थिक सत्ता है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे लोगों को जो समझ में आया कि समाज को इकट्ठा करो, सोशल पावर गेन करो और पॉलिटिकल पावर पर भवा बोलो, और ये हम करते रहे। और इस करने में आज हमारी ये हालत है, न सामाजिक सत्ता हमारे साथ रह पाई रही है, न और राजनीतिक सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या फिर पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमको किधर जाना चाहिए? क्या इस दिशा में अगर हम सोचते हैं तो अगर हमारा राजनीतिक सत्ता सामाजिक सत्ता पर टिका है तो सामाजिक सत्ता को मजबूत करने के और क्या क्या तरीके हैं उसको हमको डेवलप करना चाहिए। तो अगर हम सामाजिक सत्ता गए, क्या करते हैं? संगठन बनाए, लोगों को जोड़ा, समझाया, समाज तैयार हुआ, उसने बन गए, और फिर हम पॉलिटिक्स में चले गए, और पॉलिटिक्स करके ऐसा हुआ कि वहां भी गया, यहां भी गया, आप गए, आपके संगठन गया, तो ये हमारे साथ हो रही है। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो आप अगर देखेंगे, ऐसी बात नहीं कि हमको नहीं, सबको समझ में आया कि अगर हम समाज को इकट्ठा लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सांस्कृतिक सत्ता को अपनाना होगा। अगर संस्कृति जो होती है, जो कल्चर है, उस समाज का ग्लू है, समाज की ग्लू है, समाज इकट्ठा बना के रखता है, जोड़ के रखता है, समझ का काम करता है। जैसे आज हम चाहे कुछ भी करें, हमको मारे पीटे, जो भी हम सब जानते हैं कि हम सब कुछ करता है, फिर भी हम हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कृति है ना, वो संस्कृति है, तो हम इकट्ठा है, रहेंगे। तो ये संस्कृति का वो इंपॉर्टेंस है। इस इंपॉर्टेंस को अगर हम समझते हैं तो हमको वो अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ना होगा और ध्यान होगा। इसे बहुत से लोग, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं समझते, बहुत लोग समझे, इस दिशा में आगे ही बढ़े। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम मूल्यवान कल्चर बनाना चाहते हैं। कल्चर बनाना एक दिन का काम नहीं है, इट टेक जनरेशंस, और जनरेशंस के बाद वो बनता है, इतना आसान नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज जिसके नाम लेके हम जी रहे, जिसके नाम लेके हम यहां तक आए, उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने एक बड़ा काम किया कि संविधान लिखा। बाबा साहब का नाम अगर लेते हैं तो उनके नाम को 3 से जोड़ना चाहिए। वो 3 काम बड़ा काम किए। एक, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा मसीहा ऑफ डाउनटोरन, तीसरा रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इंडिया। ये 3 काम किया। तो ये 3 काम में अगर हम उस दिशा में अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बाबा साहब संविधान लिखे, और हम आज संजोग से ऐसा स्थिति है कि हमारे देश में सारे लोग संविधान को समझने लगे। और आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। आज मुझे प्रतिष्ठित नागा राजवंश के बारे में बोलने का सौभाग्य मिला है।
जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के समृद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया एक अध्याय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हिस्ट्री में देखा जा रहा है, हिस्ट्री में जो लिखी हुई है, उसमें माना जाता है कि नागा राजवंश जो है वो पहली और चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच शासन किया गया था। लेकिन हमें ये चीज पता है, हमने बहुत बार अभी सुना कि वो बिंबिसार से लेकर चला आ रहा है। हिंदू घाटी सभ्यता के बाद की जो इतिहास है वो गायब है। उसके बाद सीधे हर्यंग डायनेस्टी पे आ जाते हैं, हमें जो पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में। बीच में एक संगम लिटरेचर है जो तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। तो नागाओं का अक्सर उस समय संस्कृति, कला और धर्म में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जब भारत विविध राजवंशों और साम्राज्यों का मिश्रण था। उनकी उत्पत्ति कुछ हद तक अस्पष्ट है, लेकिन माना जाता है कि वे योद्धा जनजातियों का एक समूह थे, जिन्होंने धीरे धीरे वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि नागा शक्ति का मुख्यालय दो स्थानों में था, मथुरा और पद्मावती, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। हरिशेन द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हमें इसकी जानकारी देता है। शिलालेख इस बारे में बात करता है कि चंद्रगुप्त ने संभवतः उत्तरी भारत में अपने दूसरे अभियान के दौरान 9 राजाओं को हिंसक रूप से नष्ट किया था। पराजित राजाओं के दिए गए नाम हैं रुद्रदेव, मिथिला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदिन और बलवर्मन। सूची में 4 नाग राजाओं का नाम होना गुप्तों को नागाओं की शक्ति के खतरे की गंभीर प्रकृति का संकेत देता है। लेकिन विनाश के इस अभियान के बावजूद नागा शक्ति जीवित रही, क्योंकि नागा राजकुमारी कुबेर नागा का विवाह समुद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ था। संभवतः वे परिवार का एक समूह थे। उनका शक्ति का केंद्र ये 4 प्राचीन शहर थे, मथुरा, विदिशा, पद्मावती और कांतिपुरी, जो कि मुद्रा शास्त्रीय और पुरालेखीय साक्ष्य के अनुसार वृषनाग उर्फ वृषभाव या वृषभ संभवतः दूसरी शताब्दी के अंत में विदिशा से शासन करते थे। वृषभ या वृषभाव एक विशिष्ट राजा का नाम भी हो सकता है, जो वृषभ नाग का उत्तराधिकारी जो कि पद्मावती का उत्तराधिकारी थे। वो वहां से पद्मावती से शासन करने पहले राजा थे। अन्य नाग राजाओं के नाम थे स्कंदनाग, वासुनाग, बृहस्पति नाग, विभु नाग, रवि नाग, भवनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग और गणपति नाग। तो इसका मतलब हमें हिस्ट्री से भी मालूम पड़ती कि बहुत सारे नाग राजा थे। नाग शासकों के सभी उल्लेखनीय पहलुओं में से एक उनके राजनीतिक विवाह और गठबंधन थे, जिससे उन्हें शक्ति और प्रभाव बनाए रखने में मदद मिलती थी। यह राजवंश विदिशा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने उनके शासन के तहत काफी विकास देखा। विदिशा अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। नागा शासक कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। सबसे प्रसिद्ध नागा शासकों में से एक भीमसेन थे, जिन्होंने शक शासकों के आक्रमण का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाहरी खतरों के दौरान मध्य भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को संरक्षित रखने के लिए प्रतिरोध महत्वपूर्ण था। नागा राजवंश की विरासत उनके द्वारा छोड़े गए सिक्कों और शिलालेखों में भी अंकित है। ये कलाकृतियां उनके शासन, आर्थिक स्थितियों और सामाजिक संरचना में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। नागाओं ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखी थी, जिसके कारण उनके क्षेत्रों में स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की गई थी। नागा शासकों को कभी-कभी बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में नागा यानी सर्प की आकृतियों से चित्रण से जोड़ा जाता है। बौद्ध धर्म में नागाओं को बुद्ध और उनकी शिक्षाओं का रक्षक माना जाता है। यह विश्वास
विभिन्न बौद्ध ग्रंथों और कलात्मक अभ्यावेदनों में परिलक्षित होता है, जहां नागाओं को पवित्र अवशेष के संरक्षण और उर्वरता और समृद्धि के प्रतीक में दिखाया गया है। जैसे कि हमने पहले भी सुना था, नागराजा मुचलिंद, जिन्होंने बुद्ध को 7 दिनों तक बारिश से बचाया था जब वे ध्यान में थे, उन्हें 9वीं से 13वीं शताब्दी के सोमखमेर बुद्ध में खूबसूरती से चित्रित किया गया है, जो अब थाईलैंड और कंबोडिया में है। जैन धर्म में भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ को हमेशा उनके सर पर नागफनों की छतरी के साथ दिखाया जाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि वो हमारे सभ्यता को जो नाग थे वो हमारी सभ्यता का संरक्षण करते थे। निष्कर्षतः नागा राजवंश कला, धर्म और क्षेत्रीय स्थिरता में अपने महत्वपूर्ण योगदान के साथ भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गठबंधन बनाना, आक्रमणों को विरोध करना और सांस्कृतिक प्रगति को संरक्षण देने की उनकी क्षमता उन्हें स्मरण और अध्ययन के योग्य राजवंश के रूप में चिन्हित करती है। जो हम लोग आईना के तहत यहाँ जो मिले हैं, एक सभ्यता और संस्कृति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और सभ्यता और संस्कृति जो हमारी मूल पहचान थी, उस मूल पहचान को किन लोगों ने कैसे खत्म किया, उसकी चर्चा हम लोगों ने हमारे हिस्टोरिकल साथियों से सुनी। ये जो क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर अभी चल रहा है, और यह क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर भारत में सदियों से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बुद्धा ने भी क्रांति की। बुद्धा की क्रांति को खत्म करने के लिए राजा बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की, और उसकी क्रांति उसने प्रस्तावित की। जब ये क्रांति और प्रतिक्रांति जो दौर जो सदियों से चला आ रहा है, तो किसके सामने और क्यों चल रहा है? ये जो पुष्यमित्र शुंग के बाद की जो ये इन लोगों ने प्रतिक्रांति की, उस प्रतिक्रांति के बाद क्या इस प्रतिक्रांति की जानकारी या बुद्धा की जानकारी अगर भारत में अंग्रेज आते, अगर अंग्रेज नहीं आते, तो क्या हमको ये पता चलता? सब पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। ये तो अंग्रेजों ने आके ये सब निकाला और हमको दिखाया, विश्व को दिखाया। और आज क्रांति और प्रतिक्रांति के संदर्भ में, सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में दुश्मन प्रचार कर रहे हैं कि ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, उसको स्वीकार मत करो, ये अंग्रेजों ने किया है, इसको स्वीकार मत करो। आज ऐसा प्रचार कर रहे। क्यों कर रहे? वो इसलिए कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो सभ्यता और संस्कृति, जो हमारी मूल सभ्यता और संस्कृति को निकाला है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति निकाली है, उसकी चर्चा आज समाज में हो रही है। इससे इन लोगों को खतरा हो गया है। अब खतरा किसको है? खतरा उन लोगों को है कि जिनकी ये सभ्यता संस्कृति नहीं है। उसने हमारे पे थोपी, हम उसको छोड़ना चाहते और छोड़ रहे। ये उनको डर लग गया दुश्मन को कि आने वाले समय में, पहले हथियार की लड़ाई थी, अब विचारधारा की लड़ाई है। अभी की जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई। जिसकी विचारधारा मजबूत होगी वो कामयाब होगी। आज विचारधारा की लड़ाई से हम लड़ रहे। एक समय था कि हथियारों की लड़ाई से लड़ते थे, लेकिन अभी हथियार की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, विचारधारा की लड़ाई। अब ये विचारधारा की लड़ाई को लड़ने के लिए विचारधारा हमारी मजबूत होनी चाहिए। जब तक हमारी विचारधारा मजबूत नहीं होगी, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। अब ये विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या थी, और उसको उन लोगों ने कैसे चेंज किया प्रतिक्रांति के तहत। क्या हम लोग उन लोगों ने जो हमारे पे सभ्यता और संस्कृति थोपी, उसकी हमको जानकारी है? कम है। क्या है सभ्यता और संस्कृति? क्योंकि इस देश में समानता नाम की एक चीज थी। समानता को उन लोगों ने क्या किया? असमानता, मतलब अ लगा दिया, सिर्फ अ लगा दिया।
यहां के लोग शांतिप्रिय थे, अहिंसक लोग थे, और निकाल दिया। क्या कर दिया? चेंज। सिर्फ एक शब्द निकाला, एक शब्द, अहिंसा और हिंसा। ये जो इन लोगों ने हमारे से सब कुछ सीखा है, उनका कुछ भी नहीं था, उनका कुछ भी नहीं था, वो जंगली थे। और जो जंगली चोर डाकू लुटेरे थे, इन लोगों ने सभ्य लोगों को असभ्य बनाया। आज बोलते ना आप लोग असभ्य हो, असभ्य लोगों ने सभ्य लोगों को असभ्य बनाया। आज भी अगर आप लोग कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। यह लड़ाई है दुश्मन और दोस्त की पहचान करनी, उसको बोलते हैं हम यूनिटी। इस देश के अंदर क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर, और इस क्रांति और प्रतिक्रांति को समझना होगा। एक साइड में फुले अमेरिकन विचारधारा जो क्रांतिकारी कार्य कर रहा है ना, और दूसरी साइड में गांधी विचारधारा जिसको हम बोलते हैं हिंदूवादी विचारधारा, जिसको बोलते हैं हिंदूवादी विचारधारा। तो क्या बाबा साहब की और फुले की जो विचारधारा थी, जो सोच थी, और गांधी की विचारधारा और वो सोच थी, उसमें क्या अंतर है, दोनों को हमको समझना होगा। लेकिन हमारे लोग गांधी को जेब में रखते हैं और बाबा साहब को भी जेब में रखते हैं, यहां समस्या होती है। एक जेब में गांधी होता है, दूसरे जेब में बाबा साहब होते हैं। जब मर्जी होती है तो गांधी को निकालते, जब मर्जी हो तो बाबा साहब को निकालते। इससे समाज कंफ्यूजन होता है।